अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल अगरचे इतवार था लेकिन एक स्टोरी रिपोर्ट हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये स्टोरी चाइना के हवाले से थी। चीन के टॉप जर्नल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये बहुत बड़ी स्टोरी थी। अच्छा, जो हम चाइना के हवाले से सुनते भी रहते हैं कि जी उधर करप्शन पर फ़लाँ को फ़ारग कर दिया, मिनिस्टर को फ़ारग कर दिया, कोई नायब वज़ीर को फ़ारग कर दिया, कोई फ़लाँ सरकारी अफसर को फ़ारग कर दिया, इस तरह की खबरें पहले भी आती रहती हैं। इवन जो सरकार जो एक उनकी फ़ौज है उसके हवाले से भी आती रहती हैं। पहले भी उनके कोई दो जनरल जो हैं वो फारग हुए हैं। लेकिन ये वाली स्टोरी फिर भी उससे डिफरेंट है। और वो कैसे है? एक तो ये उनके टॉप जनरल हैं, यानी कि आप इमेजिन करें कि वो चाइना के आर्मी चीफ हैं, उनको फ़र्क कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा, ये पहला बंदा है जिसको फ़ारग किया गया है या जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन किया है कि जो प्रेसिडेंट शी के इनर सर्कल का आदमी था। यानी कि इनर सर्कल इस तरह से कि ये एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड थे। इनके बाप जो हैं ये किसी टाइम उन्होंने जो जद्दोजहद में भी वो शामिल थे, तो एक तरह से उनका एक फैमिली लेवल पे रिलेशन था। तो जो अभी तक पहले जो कार्रवाई हुई उससे तासर ये मिलता था कि शायद जो प्रेसिडेंट शी पिंग है वो अपने जो मुखालफिन हैं या जो अपने नाकदीन हैं या जो उसके नापसंदीदा लोग हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के उनको फ़र्क करता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली करप्शन जो है इसकी टर्म बड़ी मिसयूज़ भी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में करप्शन नहीं होती, लेकिन ये होता है कि बाज़ लोग ज़ाती इंतकाम भी इसी तरीके से लेते हैं कि किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि चीन में जो है वो ठीक हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, मैं एक वैसे एक आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरह के फैमिली फ्रेंड और जो एक चाइना की एक फ़ौजी कमान है उसमें नंबर वन प्रेसिडेंट शी है। यानी कि इसी तरह जैसे आप कमांडर इन चीफ कह लें, पाकिस्तान के तनाज़र में आप कह लें कि आसिफ जरदारी साहब कह लें कि वो प्रेसिडेंट शी की तरह वो कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे नंबर पे यानी कि जिसके पास इंचार्ज होता है वो ये जनरल साहब थे, जिनको जो कि इस टाइम जिनको हिरासत में ले लिया गया है और जिनकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अच्छा, उसमें जो उन्होंने बताया है, चीनी मीडिया ने जो रिपोर्ट हुआ उसमें जो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो चीन का या चीनी अवाम के एतमाद को मजरू किया है। और कोई ऐसे और अल्फाज से जिससे तासर ये मिलता था कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, करप्शन के हवाले से उन पर जो स्टोरीज़ आ रही थी वो यही थी कि जैसे एक उधर कोई डिफेंस मिनिस्टर लगाना था, कोई उनकी फ़ौज से ही था, और इन्होंने उससे को पैसे लिए थे और उसके बदले में उसके लिए लॉबिंग की होगी। प्रेसिडेंट शी को कहा गया कि इसको डिफेंस मिनिस्टर लगा लें, और इस तरह के और कोई प्रोक्योरमेंट के हवाले से कुछ और मामला थे कि उन्होंने कुछ फेवर्स ली थी। ये तो फाइनेंशियल मामला हैं। और ये जो एक होता है ना एक रूटीन की करप्शन आप कह लें, यानी कि अगर हम इसमें कोई एक लेवरेज देना भी चाहें, यानी कि हम कोई देना भी चाहें जी बेनिफिट ऑफ डाउट जी के और भी लोग कर रहे होते हैं, तो इधर तक तो बात जो है ये तो रूटीन आ गई। जो आउट ऑफ रूटीन करप्शन थी वो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अच्छा, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये इल्ज़ाम अभी चाइना ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमरीकी अखबार है, बड़ा मुस्ंद अखबार है, और उन्होंने कल इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस इल्ज़ाम के जो उनका जो पॉइंट है या दावा है, उन्होंने कहा कि उस पर जो टॉप जनरल है उस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने अपने जो एक न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं वो, यानी कि चाइना के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं वो अमेरिका को बेचे हैं। यानी कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। ये इतना संगीन इल्ज़ाम है कि जिसके बाद बंदा वैसे ही मर जाता है, यानी कि जिस पे लग जाता है। खैर यह है कि उसके लिए आपको बड़ा एक आपका ज़िंदा ज़मीर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर तो मरने की भी ज़रूरत को नहीं होती। आपका यानी कि वैसे ही आप ज़िंदा लाश ही होते हैं। तो खैर ये है कि ये उन पर इल्ज़ाम है जो कि इंतहाई संगीन किस्म का है। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से हमारे लिए जो एक चीज़ है वो ये है कि ये जर्नल जो है, कई लोगों का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान का बड़ा हमायती भी था, और जब जंग हुई तो उसमें उसने जो भी तावन कर सकता था वो किरदार अदा किया। और बाज़ लोग समझते हैं जी कि ये पाकिस्तान के हवाले से एक लॉस है, उसका जाना, उस पर इस तरह की उंगलियां उठना। लेकिन एक इसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, वो ये है कि वो चूंकि जिस पोजीशन पे था उसी ने कोई अगर कोई दिफाई ताउन या उसके हवाले से कोई मंजूरी देनी थी प्रेसिडेंट के बाद तो उसी ने करनी थी। तो क्या वो पर्सनली पाकिस्तान के बारे में ऐसे तासुरात या जज्बात रखता था, या कि
वो इसलिए कि यानी कि वो ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ था कि अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता तो शायद पाकिस्तान के साथ वो उसी तरह का सलूक करता है जो कि इसने किया है। तो एनीवे लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये बड़ा ही एक संगीन इल्ज़ाम है। यानी कि वो जिस तरह एक बात सुनते होते थे ना कि ऑन सन जी की जो है ना 302, यानी कि 302 दफ़ा जो है वो कत्ल के मुलज़म पर लगती है। तो वो कहते थे कि 302 जो है वो इतना बड़ा जुर्म है कि अगर आप किसी दरख्त पे लिख देना तो दरख्त भी खुश्क हो जाए। यानी कि ये उसकी एक संगीनी के बारे में बताया जाता था। तो उस लिहाज से ये जो इल्ज़ाम है कि आपने अपने मुल्क के एटमी राज बेचे हैं, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। और आप देखें कि उसमें उनका टॉप जनरल फारग हो गया। कई लोग जो हैं इनके वो ये भी सोचते होंगे कि जो इनके प्रेसिडेंट शी है तो उनका इनके करीबी था तो उन्होंने फ़र्क कर दिया। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस तरह की चीज़ों को भी बड़ा स्केप्टिकली देखता हूँ। ऐन मुमकिन है कि इल्ज़ाम दुरुस्त हों, और ये भी ऐन मुमकिन है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा ही ना हो कि वो कोई और प्लानिंग कर रहा हो। जिस तरह कोई आप जनरल लगे हों तो आपको कोई ना कोई दिल तो करता है ना यार किसी तरह टेक ओवर हो जाए। हालांकि चाइना में कोई इस तरह का कोई निज़ाम है नहीं आज तक, कि कोई उनका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। तो आई डोंट नो कि कोई इंटरनली कोई ऐसी रिफ्ट क्रिएट हुई है या वाकई जो इल्ज़ाम उन पे लगे हैं वो वाकई संजीदा यानी कि हकीकी इल्ज़ाम है, संजीदा इल्ज़ाम है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें पता चल जाए। हालांकि जो चाइनी निज़ाम है, चीनी निज़ाम है, उसमें कुछ चीज़ें बाहर निकलती नहीं हैं। तो हमें पहले भी जो है वो अमरीकी अखबार से पता चला कि चीन में क्या हो रहा है। तो आइंदा भी ऐन मुमकिन है कि कोई इसके हवाले से रिपोर्ट आए जिससे हमें को मज़ीद तहकीकात हों, पता चले क्वाइट लाइकली कि कोई जवाबी बयानिया जो है वो CIA का आ जाए अमरीकी अखबार में कि ये इल्ज़ाम जो है ये झूठ है, असल जो है इल्ज़ाम ये है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो है ना गेम आना है और बड़ी संजीदा है। नाजरीन, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल एक बंदे की डेथ हुई और मैं भी इस सोच में पड़ गया कि यार ये बंदा अभी तक ज़िंदा था। ये मैं इसलिए सोच में पड़ गया कि मैं अपने बचपन में उस बंदे के बारे में सुनता होता था। और ये हमारे बुज़ुर्ग या और जो बड़े थे, जो हमसे उम्र में बड़े थे, वो अक्सर उसका ज़िक्र करते थे। और मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, वो मार्क टली है। मार्क टली जो है वो एक जो बरतानवी थे और वो BBC के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे, साउथ एशिया में ब्यूरो चीफ थे। उनका जो एक खासा था वो ये था कि उनकी पैदाइश जो है वो यूनाइटेड इंडिया में ही हुई। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फादर हैं, वो ताजर थे और वो ज़्यादा अरसा इधर इंडिया में ही उनका रहना था। उनकी जो माँ है उसकी जो पैदाइश है वो भी बंगाल में हुई। तो लिहाजा जो मार्क टली है वो गोरा होने के बावजूद वो ज़्यादा हिंदी ज़ुबान में बात करता था। यानी उधर ही उसी साइड पे रहता था वो, और हिंदी ज़ुबान में गुफ्तगू करता था। और फिर यानी कि उस लिहाज से उसको एक लैंग्वेज पर भी एडवांटेज था। और हमारे लिए भी ये है कि अगर किसी बंदे की गोरी चमड़ी होवे और वो जो है यानी कि हमारी ज़ुबान में बात करे तो उसी आने कि यार साड़ा कार भी तू ही लै जा, यानी कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तो खैर ये है कि वो उस लिहाज से पॉपुलर भी बड़ा था। और ये एक ऐसा टाइम था कि जिस टाइम पे मार्क टली थे कि उस टाइम इवन टेलीविज़न भी नहीं था। जो PTV है, यानी कि किसी टाइम PTV भी की नशरियात मेरे ख्याल है कुछ 4 घंटे चलती होती थी। कोई यानी कि कोई ऐसा भी नहीं था कि जो दफ्तरी टाइम होता है ना 8 घंटे वाला, वो भी नहीं होता था। मेरे ख्याल है कुछ 4 बजे चलती थी शायद। और 8 बजे या 9 बजे तक, या 9 बजे के जो ख़बरनामा है उसके बाद जो है बस टैं हो जाते सन, यानी कि गैर या PTV जो है कहीं किसी को नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो ये उस टाइम की बात है, यानी कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, उस टाइम पे कोई ऐसा प्राइवेट मीडिया भी नहीं था। और जो BBC है वो एक मेन सोर्स होता था। और मार्क टली जो है वो एक बड़ा एक हाउस होल्ड नेम थे, यानी कि लोग घरों में जानते थे कि जनाब मार्क टली की रिपोर्ट आ गई है। और पाकिस्तान में जो ज़्यादा लोगों से मैं सुनता आया हूँ वो 1977 के हवाले से है कि जब वो निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चल रही थी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तार हुए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। और चूँकि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो रही थी, तो मार्क टली जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनका जिक्र लोग बहुत ज़्यादा करते थे। तो मार्क टली जो है उनकी अभी कोई 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। तो वो एक जर्नलिज्म के बहुत बड़े जॉइंट थे। अगरचे वो इस बात को मानने से इनकारी था। यानी कि लोग उसको कहते जी कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, वो कहता है यार मेरा क्या कमाल है, जिस टाइम पर मैं था, यानी कि वो अपनी हार्डवर्क की वजह से मैं बहुत प्रोमिनेंट नहीं था। बेसिकली ये है कि
मैं लकी था कि मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास था नहीं, तो लिहाजा मैं उनमें से एक स्टैंड आउट कर रहा था। तो उनको जो एक बरतानवी हुकूमत है, उन्होंने एक उनकी एक मीडिया के हवाले से खिदमात के इतराफ़ में उनको नाइटहुड का टाइटल भी दिया था। तो जो मार्क टली है, वो अभी कल उनकी डेथ हुई है। तो मैं बड़ी देर से, मैं जब छोटे होते बचपन में सुनता था कि जी मार्क टली की कोई बात सुनता था, मतलब ये है कि मैंने प्रोग्राम में नहीं सुना, यानी कि मैं ज़्यादा लोगों से सुन रहा होता था, बड़ों से सुन रहा होता था कि जी मार्क टली जो है ना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रिपोर्ट होंगी है ना, बड़ी जनाब A1 किस्म की रिपोर्ट होंगी है। और फिर यही है कि इस तरह के लोगों की एक यादें रह जाती हैं, और यानी कि उसकी ओवरऑल एक बरसीर के हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में भी कई दफ़ा वो ट्रबल का शिकार हुआ, लेकिन निकल जाता था। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, शहीद की गई, उस टाइम उधर रिपोर्ट कर रहा था, हिंदू मॉब जो है उसने को गिरा। इसी तरह उससे पहले जब 1976 में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई, तो उस टाइम मार्क टली की छुट्टी करा दी कि तू भाई टली तू निकल, तू अपना बरतानिया वापस चला जाओ। तो फिर वो 2 माह बाद जो है, यानी कि उसको वापस आने का मौका मिला, और फिर जो है उसने अपना घर भी इधर ही बना लिया। तो खैर ये है कि मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको ज़रा मार्क टली के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब तीसरा जो है, यानी कि हम बैरूनी एक सियासत डिस्कस की है या शख्सियात को डिस्कस किया है, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। और पाकिस्तान में आजकल जो है सुहेल अफरीदी हैं। सुहेल अफरीदी जो है, उन्होंने कहा जी कि अदारे का, यानी कि मतलब यह है कि फ़ौज की बात कर रहे हैं, कि अदारे का जो डीजी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मुंतखब वज़ीर आला की मीडिया पर वीडियो चलाता है। शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गवर्नर राज लगाना है, यानी कि वो फ़ौज के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर राज लगाना है, या रजीम चेंज के ज़रिए मुझे नाहल करना है। हालांकि यानी कि नाहल करने की ज़रूरत तो नहीं है, यानी कि आप पहले कौन सा अहल हैं। तो और अगर ये ना हुआ तो सोहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा, यानी कि साथ वो ये भी बता रहे हैं बेसिकली। आई डोंट नो कि सोहेल अफरीदी जो है, यानी कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि किसी दिन सोहेल अफरीदी अपनी गवर्नेंस के हवाले से बताएं कि हम जो है ना ये कर रहे हैं। ये बस यही करते हैं कि हमने किसी को मार देना है, या मुझे किसी ने मार देना है, या फिर ये है जी कि रजीम चेंज हो रहा है, या मुझे नहल किया जा रहा है, या कभी पंजाब चल पड़े, कभी आप KP में चल पड़े। तो अफरीदी साहब कोई काम शाम में कराया करो। कोई हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए। आपकी जो गवर्नमेंट है PTI, उसको तीसरी टर्म हो गई है। आपने तो पाकिस्तान में इनकलाब लाना है, लेकिन वो कम से कम KP में तो इनकलाब लाएं, लोगों को पता चले कि अगर हुकूमत जो है आपकी फेडरल लेवल पे दोबारा आ गई तो फिर पाकिस्तान में किस लेवल पे कितना बड़ा इनकलाब आएगा। साथ जो है अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने ये भी कहा है जी कि कोई जिरगा वगैरह उसमें कोर कमांडर नहीं आ सकता, IGFC नहीं आ सकता। और मैं जिरगा दोबारा करूँगा। वादी तीरा के हवाले से बात हो रही है, जिधर ऑपरेशन हुआ नहीं है, उसके हवाले से पहले आया जी कि गवर्नमेंट को यानी कि उधर से लोगों को उठाया जा रहा है, या उनको कहा है कि खाली कर दो। गवर्नमेंट जो है उसमें बाद में वजाहतें देती रही कि हमने ऐसी को बात की नहीं है। अब यह है कि जो वादी तीरा है वो भी एक मसला फ़ीसा का उर्स बना हुआ है, कि उधर ऑपरेशन होना है जो कि काफ़ी देर से लटक रहा है, और वाकई लटक रहा है। यानी कि ये पहले गंडापुर के ज़माने से काम शुरू हुआ, उस टाइम जो है ये ऑपरेशन के हवाले से बातें होती थी, और तब जो है वो बाजोड़ में होना था, और इधर जो वादी तीरा में होना था। बाजोड़ में हो गया, वादी तीरा में ना हो सका। फिर जो है वो अभी उस पर कंसेंसस हुआ। 31 जनवरी को जिरगा बैठा, उन्होंने कहा जी कि हम ऑपरेशन की फेवर में हैं, और वो था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जो है बर्फ़बारी शुरू हो गई, यानी कि कोई ना कोई मसला आता रहा है और ऑपरेशन नहीं हुआ। अब इसमें एक और कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोग इसमें मुनाफकत से भी काम लेते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि यार असी सुते हुए तो साढ़े ना सवेरे उठिए ना तो इधर तालिबान नज़र ना आए। लेकिन साथ उनको ये भी होता है कि अगर हमें किसी जगह पे कह दिया कि आप ऑपरेशन करें इनके ख़िलाफ़, या किसी जगह पे जाके हमने दस्तखत कर दिए, तो उसके बाद जो है वो दस्तखत करने वाले जो हैं उनकी खैर नहीं होगी। तो पहले भी जो बाजोड़ में हुआ था, तो उसमें भी जो दस्तखत करने वाले लोग थे उनको एक सीगा राज में रखा गया था, ताकि इन लोगों के लिए कोई मसाइल पैदा ना हो। तो अभी जो है इनके मेरा ख्याल है कि जो अफरीदी गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी करना है, लेकिन ये है कि हम पर बात ना आए। हम जो है यानी कि हम एक बड़ा स्टैंड भी ले लें, और इस स्टैंड को लेके इधर उधर घुमाएं भी, और साथ जो है ये भी एक खेलते रहें जी कि बस मैं तो इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा कि मुझे जो है ना उन्होंने जान से मारना है, और या मुझे उन्होंने नाहल करना है।
और इसके अलावा जो अपनी एक ज़ाती परफॉर्मेंस है, कुछ स्कोर कार्ड है, उस पर कोई फोकस नहीं है, ना कभी उसके बारे में उन्होंने बताया है। और ना ही को लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वहाँ देने के बाद सुनिए सुनिए गल्लां करते रहे। अगर जिस तरह की बातें सुनाते हो ना कि रजीम चेंज होने वाला है, या ये है कि उन्हें मार देना है, या इस तरह कर देना है, या नहल कर देना है, बस तुम्हारी यही कारकर्दगी है, आप यही दिखाते रहो और हम जो है आपको सुनते रहें। तो नाजरीन, मैं तो हूँ सुना सुना के थक गया, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।